A very good morning to all of you. Students, I hope you all are well. So बच्चे, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया कि अगर किसी को कोई डिजीज हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे जिसकी वजह से जो डिजीज है उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है. ओके बच्चे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. ओके, कि कैसे हम डिजीज से बच सकते हैं, कैसे ऐसे मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए जिस वजह से हम डिजीज होने से बच सकते हैं. क्लियर? सो जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने से बेटर है हम उसकी प्रिवेंशन कर ले. मीन्स हमें वो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए. ओके, सो वही चीज आज हम डिस्कस करेंगे. देन हम थोड़ा बहुत इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ओके बच्चे, so let's start. All that what we have talked about so far deals with how to get rid of an infection in someone who has the disease. Okay, तो जो भी हमने आज तक बात की, हमने यही बात की कि कैसे जो इन्फेक्शन है उसको बाहर निकाला जाए. समझ आ रही है? उससे छुटकारा पाया जाए जिसको भी डिजीज थी. फाइन, बट देर आर 3 लिमिटेशंस. बट यहाँ पे 3 लिमिटेशंस आ जाती हैं इस अप्रोच के लिए. कैसे? इन्फेक्शियस डिजीज के साथ डील करने के लिए कैसे? फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो क्या है कि अगर किसी को डिजीज है तो उसकी जो बॉडी है वो फंक्शन करेगी, हमारे पास उसकी बॉडी जो फंक्शन करेगी उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि उसकी जो बॉडी फंक्शंस है वो डैमेज हो गए होंगे और वो कभी रिकवर नहीं होगी. क्लियर? ऐसी कंडीशन हो सकती है कि अगर किसी को कोई डिजीज है तो उसके बॉडी फंक्शंस डैमेज होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो क्रॉनिक डिजीज हो और उसकी वजह से कभी वो रिकवर ना हो पाए. सेकेंड लिमिटेशन क्या है? सेकेंड वो है कि अगर हम ट्रीटमेंट करें, ठीक है, उस डिजीज की, तो उसमें भी टाइम लगता है. जिसका मतलब क्या है कि कोई जो इंसान डिजीज से सफर कर रहा है वो बेड रिडन हो जाएगा, मतलब उसको बेड रेस्ट की जरूरत होगी. फाइन, कुछ देर के लिए वो बेड पे ही रहेगा. ठीक है, अगर हम कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट दें तो. देन द थर्ड इज दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज द सोर्स. कि हमारे पास एक लिमिटेशन ये आ सकती है कि वो इंसान जो इन्फेक्शियस डिजीज से सफर कर रहा है वो एज अ सोर्स भी एक्ट कर सकता है कि वो हमारे पास स्प्रेड करे वो डिजीज को बाकी लोगों में. अगर कम्युनिकेबल डिजीज है कोई तो वो तो ऑब्वियसली स्प्रेड होगी. फाइन, तो ये हमारे पास क्या थे? लिमिटेशंस थी कि अगर हम इन्फेक्शन से बचने की कोशिश, इन्फेक्शन को खत्म करने की कोशिश करें तो हम उसके लिए ये सब ट्रीटमेंट करेंगे नो डाउट. बट उससे भी चांसेस नहीं बनते कि वो पर्सन बिल्कुल ठीक होगा या फिर एनवायरनमेंट बिल्कुल हेल्दी होगा उसके पास. क्यों? क्योंकि फर्स्ट लिमिटेशन में हमने डिस्कस किया कि अगर एक इन्फेक्शियस डिजीज से सफर कर रहा है कोई पर्सन, क्लियर, तो उसकी जो फंक्शंस है, बॉडी फंक्शंस, वो डैमेज होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी रिकवर ना हो पाए. सेकेंड में हमने बात की कि जो इंसान जिसको कोई डिजीज है वो बेड रिडन हो जाएगा फॉर सम टाइम जब तक उसकी ट्रीटमेंट चल रही है. फाइन, तो प्रॉब्लम तो है. और थर्ड वन इज कि हमारे पास वो एज अ सोर्स एक्ट कर सकता है फॉर द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस. क्लियर? अगर कम्युनिकेबल डिजीज उसको कोई है तो. सो दिस लीड्स टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अबव डिफिकल्टीज. अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो उससे डिफिकल्टीज बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी. बट इट इज बिकॉज ऑफ सच रीजन. तो इसी रीजन्स की वजह से ये चीज बोली जाती है दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन देयर क्योर. कि हमें कोई भी अगर डिजीज किसी को हो तो क्या करना चाहिए? उसकी क्योर तो नो डाउट हम करते हैं, बट स्टिल डिजीज होने से ही प्रिवेंट करना चाहिए. क्लियर? समझ आ रही है कि हमें डिजीज होने ही नहीं देना. ओके, तो क्या करना है कि क्योर से बेटर है कि हम डिजीज से प्रिवेंट हो जाएं, कि डिजीज से हम बचें. अब डिजीज से कैसे बच सकते हैं? क्या ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जिसकी वजह से हम अपने आप को डिजीजेस से प्रिवेंट कर सकते हैं? सो हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीजेस? देर आर 2 ways. 2 तरीके हैं जिनसे हम डिजीजेस से बच सकते हैं. वन इज जनरल एंड वन इज स्पेसिफिक टू ईच डिजीज. एक जनरल वे है और एक स्पेसिफिक होगा पर्टिकुलर डिजीज के लिए. उसके लिए हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे. ओके बच्चे, सो the general ways of preventing infections mostly relate to preventing exposure. अब जो जनरल वेज की बात है, जनरल वेज में हम क्या डिस्कस करते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम से, डिजीज से कैसे बच सकते हैं कि हम उसके एक्सपोजर में ही ना आए डिजीज के. ओके,
कि हमारे पास हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि इन्फेक्शियस माइक्रोब्स के एक्सपोजर में ही ना आए, जिसकी वजह से हमें डिजीज भी नहीं होगी. इफ वी लुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग, अगर हम उनके स्प्रेड की मीन्स की बात करें कि वो कैसे स्प्रेड होते हैं, हमें कुछ इजी आंसर्स मिलेंगे. दैट एयरबॉर्न माइक्रोब्स जो हैं, ठीक है, वो उनसे हम कैसे बच सकते हैं कि हम क्या करें, ऐसी लिविंग कंडीशंस बनाएं जिसमें ओवरक्राउडेड प्लेसेस में हमारा जाना कम हो, एक्सपोजर कम हो. तो अगर माइक्रोब कोई भी डिजीज होगा किसी को तो वो स्प्रेड नहीं होगा थ्रू एयर. क्लियर. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वाटरबॉर्न माइक्रोब्स, ठीक है, वाटरबॉर्न डिजीजेस, फाइन. तो वाटरबॉर्न माइक्रोब्स जो है वो कैसे इफेक्ट करते हैं, जब हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सैनिटाइज नहीं होगा, ड्रिंकिंग वाटर जो है हमारे पास क्लीन नहीं होगा, तो ये वाले डिजीजेस स्प्रेड होते हैं. इसलिए इससे बचने के लिए, वाटरबॉर्न डिजीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे पास हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो सेफ होना चाहिए, सैनिटाइज्ड होना चाहिए. क्लियर. देन दिस कैन बी डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन. तो क्लीन वाटर हम कैसे पी सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, वाटर को ट्रीट करना चाहिए ताकि जो उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है वो खत्म हो जाए. क्लियर. कुछ ऐसी चीजें जैसे हम क्लोरीन यूज करते हैं, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए वाटर में यूज करते हैं, तो वैसे ही हमें ट्रीट कर लेना चाहिए वाटर को, ताकि कंटेमिनेटेड वाटर हम ड्रिंक ना करें, जिसकी वजह से वाटरबॉर्न डिजीजेस भी नहीं होंगी. Okay, so now when we are talking about vector-borne disease, so we can provide clean environments. Vector-borne diseases कैसे होती हैं, जब हमारे पास clean environment नहीं होगा, unhygienic environment होगा, हम uncovered food खा रहे हैं, उस पर vectors जो हैं वो आ रहे हैं, जैसे flies, mosquitoes, fine. तो जो microbes हैं उनके साथ attached होते हैं और वो हमारे खाने में पहुंच जाते हैं. बट अगर हम अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखें, अगर हम हाइजीनिक फूड खाएं, हाइजीनिक कंडीशंस में रहें, तो वेक्टर-बॉर्न इन्फेक्शंस भी हमें नहीं होंगे. तो ये थे जनरल वेज जिनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम हैविंग एनी disease. So in other words, we can say that public hygiene is one of the basic key to the prevention of infectious diseases. तो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक हाइजीन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है for the prevention of infectious diseases. Okay. Now, in addition to these issues that relate to the environment, there are some other general principles to prevent infectious diseases. अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो हमारे पास environment related issues थे, इनके साथ साथ और भी general principle ऐसे हैं जिनसे हम अपने आप को prevent कर सकते हैं infectious diseases से. Okay. So, to appreciate those principles, let us ask a question we have not looked at so far. Normally, we are faced with infections every day. If someone is suffering from a cold and cough in the class, it is likely that the children sitting around will be exposed to the infection. But all of them do not actually suffer from the disease. Why not? अब बात आती है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जनरल वेज थे, इनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को. बट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि इन्फेक्शन हमें और कैसे हो सकते हैं. ठीक है, कि जैसे मान लो एग्जाम्पल ली है क्लास की, ठीक है, आपकी क्लास में किसी को कफ और कोल्ड है, अब उसके पास जो भी बच्चे बैठे होंगे, ठीक है, ये ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो उनको इन्फेक्शन हो सकती है, बट सभी उस इन्फेक्शन से हमारे पास सफर नहीं करते. कुछ ही बच्चे होंगे उनमें से जिनको कोल्ड और कफ हो जाएगा, बट बाकियों को नहीं होगा. कैन यू टेल मी द रीजन बिहाइंड इट, कि हमारे पास क्या रीजन है कि कुछ बच्चों को कोल्ड हो गया और कुछ को नहीं हुआ. तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है इम्यूनिटी, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम. ओके, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो हमें कोई भी डिजीज इतनी जल्दी नहीं लग सकती. और अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, हमारी जो फाइटिंग है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट वो वीक है हमारी बॉडी की, अगर हम इतने वेल ऑफ नहीं हैं, तो उस वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से हो जाएगी, कोई भी डिजीज जो है वो जल्दी से हो जाएगी. क्लियर. तो ये इसका बहुत बड़ा रीजन है. क्लियर. आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ. नाउ दिस इज बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो नॉर्मली फाइट करता है माइक्रोब्स के साथ. वी हैव सेल्स दैट स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स. हमारे पास सेल्स होते हैं जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड हैं कि वो इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं. हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम फाइट कर सके अगेंस्ट माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. दीज सेल्स गो इनटू एक्शन
ईच टाइम इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स एंटर्स द बॉडी। अब हमारे पास ये सेल्स कब एक्टिवेट होंगे, इम्यून सेल्स हमारे जो, वो तब होते हैं जब इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। इफ दे आर सक्सेसफुल वी डू नॉट एक्चुअली कम डाउन विद एन डिजीज। और अगर हमारे जो सेल्स हैं फाइटिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें कोई भी डिजीज नहीं होगी। बट अगर जो इम्यून सेल्स हैं और हमारे पास अगर ये मैनेज कर लें कि वो इन्फेक्शन को खत्म कर देंगे, ठीक है, लॉन्ग बिफोर इट इज कंट्रोल्ड, तो जो जो हमारे पास ये इम्यून सेल्स हैं ये क्या करते हैं, हमारी जो इन्फेक्शन है उसको खत्म कर देते हैं बढ़ने से पहले ही। हमें जो मेजर प्रोपोर्शन में ये हो उससे पहले ही इन्फेक्शन को खत्म कर देंगे। और अगर नहीं कर पाए, ठीक है, अगर ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे पास हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसके साथ फाइट नहीं कर सकती, अगर हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो हमें वो डिजीज हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। नाउ द इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शन लॉन्ग बिफोर इट एज्यूम मेजर प्रोपोर्शन। तो इम्यून सेल्स हमारे उससे पहले ही किल कर देते हैं इन्फेक्शन को कि वो ज्यादा स्प्रेड हो हमारी बॉडी में। सो एज वी नोटेड अर्लियर, इफ द नंबर ऑफ इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स इज कंट्रोल्ड, तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर जो इन्फेक्टेड माइक्रोब्स का नंबर है वो कंट्रोल्ड है, फाइन, तो उसकी मैनिफेस्टेशंस जो है डिजीज की वो कैसी होंगी, माइनर। मीन्स जो उसके सिम्टम्स होंगे वो माइनर होंगे और हमारी बॉडी को इतना कोई इफेक्ट नहीं होने वाला अगर जो इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स का नंबर है वो कंट्रोल्ड होगा तो। ओके, इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम एक्सपोज भी हों इन्फेक्शन के साथ, ठीक है, इट डज नॉट नेसेसरली मीन डेवलपिंग नोटिसेबल डिजीज। ठीक है, एक्सपोजर से ही डिजीज नहीं होता, बट अगर हमारे पास जो नंबर है इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स का हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए उसकी वजह से हमारे पास डिजीज कॉज होता है। और अगर हमारे पास कंट्रोल्ड नंबर होगा माइक्रोब्स का तो जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो माइनर होंगी डिजीज की, मींस सिम्टम्स जो है वो माइनर होंगे और हमारी बॉडी को इतना कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, सो हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें डिजीज जो है उससे प्रिवेंट करने में। ओके, सो वन वे ऑफ लुकिंग एट सीवियर इन्फेक्शन डिजीजेस इज दैट इट रिप्रेजेंट अ लैक ऑफ सक्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम। फाइन, तो हमारे पास एक तरीका ये भी है कि हम इन्फेक्शियस डिजीज की जो सिवियरिटी जो है उसको हम कैसे देख सकते हैं, वो हमें क्या बताती है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कितना सक्सेसफुल है, कितना हमारे पास इम्यून सिस्टम हमें हेल्प कर रहा है टू फाइट दैट डिजीज। ओके, अगर कोई डिजीज सीवियरली इफेक्ट करती है हमें, इट मीन्स हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, वो उसके साथ फाइट नहीं कर पा रहा है। अगर माइल्ड हमारे पास सिम्टम्स हो, इट मीन्स हमारी इम्यूनिटी उसके साथ फाइट करिए और हमें बिल्कुल हमें कोई भी डिजीज नहीं होगी। ओके, सो द फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम लाइक एनी अदर सिस्टम इन अवर बॉडी विल नॉट बी गुड इफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट नरिशमेंट एंड फूड इज नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पे क्या बताया, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग जो है किसी भी और सिस्टम की तरह अच्छी नहीं होगी अगर प्रॉपर सफिशिएंट नरिशमेंट जो है वो नहीं दी जाए और प्रॉपर फूड जो है वो नहीं लिया जाए एडिक्वेट अमाउंट में। अगर हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, अगर हम प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें प्रॉपर सफिशिएंट नरिशमेंट लेनी है एंड फूड लेना है ऑन टाइम। ओके, एडिक्वेट डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहे। देयरफॉर जो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज का इज द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन। तो जो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल है जिससे हम डिजीज से बच सकते हैं वो क्या है कि हमें प्रॉपर सफिशिएंट फूड लेना चाहिए। सबके लिए प्रॉपर और सफिशिएंट फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इससे ही हम डिजीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप बच्चे आपको यहां तक क्लियर हुआ कि कैसे हम अपने आप को डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। जनरल वेज में हमने डिस्कस किया कि हम उनके एक्सपोजर से बच सकते हैं। ठीक है, एयर बॉर्न माइक्रोब्स के लिए हमने बोला लिविंग कंडीशंस हमें ऐसी बनानी है कि वो ओवरक्राउडेड ना हो। वाटर बॉर्न माइक्रोब्स के लिए हमने डिस्कस किया कि हमें क्या करना है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर जो हमारा क्लीन और सैनिटाइज्ड होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद उसको ट्रीट करना है हमने ऐसी चीजों से जिससे माइक्रोबियल कंटामिनेशन उसकी खत्म हो जाए वाटर की, तो इसलिए हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड हो सके। वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए हमने क्या डिस्कस किया कि हमें क्लीन एनवायरनमेंट रखना है और जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो, पब्लिक हाइजीन मेंटेन हो
और हमारे पास मॉस्किटो ब्रीडिंग भी ना हो। आपने देखा होगा गंदा पानी कहीं पे इकट्ठा हो जाता है, या कहीं पे हमारे पास अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, कहीं पे हमारे पास वेस्ट है बहुत सारा, तो वहां पे क्या होता है, मॉस्किटो ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे मॉस्किटोज वहां पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाती है। तो अगर हम हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करें, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो भी स्प्रेड नहीं होगा। देन वी आर टॉकिंग अबाउट इन एडिशन टू ऑल दीज जनरल वेज, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का एक प्रॉपर इम्यून सिस्टम होता है जो प्रोटेक्ट करता है, जो फाइट करता है अगेंस्ट द माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमें डिजीज से प्रिवेंट करके रखता है। बट उस इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू eat proper and sufficient food. Fine, we have to बी हेल्दी, ताकि हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो भी हेल्दी रह सके। अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, प्रॉपर और सफिशिएंट डाइट नहीं लेंगे, उसकी वजह से हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, और अगर हमें कोई भी जो माइक्रोब है हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि उसके अकॉर्डिंग फाइट कर सके और हमें डिजीज से प्रिवेंट कर सके। तो इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीजेस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ है। सो बच्चे, अभी हमने जनरल वेज के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, जिससे हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट कौन से ऐसे स्पेसिफिक वेज हैं? दे रिलेट टू अ पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम दैट यूजुअली फाइट्स ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। लेट अस साइट एन एग्जांपल टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। फाइन, अब यहाँ पे क्या है, इम्यून सिस्टम की प्रॉपर्टी जो है एक पेक्यूलियर प्रॉपर्टी जो यूजुअली फाइट ऑफ करती है माइक्रोबियल इन्फेक्शंस के साथ। क्लियर, ये हमारे पास स्पेसिफिक वेज में आता है। कैसे, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे अभी। These days, there is no smallpox anywhere in the world, but as recently as 100 years ago, smallpox epidemics were not at all uncommon. In such an epidemic, people used to be very afraid of coming near someone suffering from disease since they were afraid of catching the disease. However, there was one group of people who did not have this fear. These people would provide nursing care for the victims of smallpox. This was a group of people who had smallpox earlier and survived it, although with a lot of scaring. In other words, you had smallpox. If you have smallpox once, there was no chance of suffering from it again. So having the disease once was a means of preventing subsequent attacks of the same disease. This happens because when the immune system first sees an infectious microbe, it responds against it and then remembers it specifically. So the next time that particular microbe or its close relatives enter the body, the immune system responds with even greater vigor. This eliminates the infection even more quickly than the first time around. Now, हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया? जनरल वेज तो हम डिस्कस कर चुके थे इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के, बट हम स्पेसिफिक वेज की बात कर रहे हैं। कैसे? जैसे हमारे पास इम्यून सिस्टम की हमने बात की कि वो फाइट करता है अगेंस्ट द माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। तो एग्जाम्पल से हम इसको कैसे समझेंगे? विद एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल पॉक्स। ओके, आजकल स्मॉल पॉक्स जो है वो कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में। क्यों? बिकॉज इसकी ट्रीटमेंट्स बन चुकी हैं, ठीक है, और इसको ट्रीट करने के लिए बहुत सारे हमारे पास मेडिसिन आ चुकी हैं, तो इसलिए हमारे पास आजकल स्मॉल पॉक्स जो है वो कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में। बट अगर हम 100 साल पहले की बात करें, 100 years ago अगर हम जाएं, तो क्या होगा? वहां पे स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक जो है वो क्या था? अनकॉमन नहीं था, हर जगह देखने को मिलता था। फाइन, और ऐसे एपिडेमिक्स में लोग जो हैं वो इतना डरते थे, वो ऐसे पर्सन के पास भी नहीं जाते थे जिसको स्मॉल पॉक्स होती थी। वाई? क्यों नहीं जाते थे? बिकॉज दे फियर्ड ऑफ कैचिंग दैट डिजीज। उनको डर था कि उनको भी वो डिजीज ना हो जाए। बट फिर भी वहां पे एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा था जिनको कोई डर नहीं था। क्यों उनको डर नहीं था? बिकॉज वो स्मॉल पॉक्स के विक्टिम्स को नर्सिंग करते थे, उनकी केयर करते थे। क्यों ऐसा करते थे? उनको क्यों कोई डर नहीं था? बिकॉज उनको पहले स्मॉल पॉक्स हो चुकी थी और उन्होंने उसको सरवाइव किया था, और उसके जब वो ठीक हो गए, उसके बाद बहुत डर के बाद जब वो ठीक हो गए स्मॉल पॉक्स से, उसके बाद उनको ये चीज पता लग गई थी कि अगर किसी को एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया है तो उसको फिर से वो नहीं होगा, कोई चांस नहीं है कि उसको फिर से स्मॉल पॉक्स होने वाला है। दैट्स वाई वो हमारे पास क्या करते थे? मतलब उनकी केयर करते थे जो विक्टिम्स होते थे स्मॉल पॉक्स के। सो हैविंग द डिजीज वंस वाज अ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्वेंट अटैक्स ऑफ सेम डिजीज। तो वहां से उनको क्या पता चला कि अगर एक बार ये डिजीज हो जाए तो उसके बाद ये डिजीज नहीं होगी।
क्लियर? तो ऐसा क्यों था, क्या रीजन था इसके पीछे कि अगर एक बार ये डिजीज हो गई उसके बाद वो नहीं हो रही है? बिकॉज ऑफ अवर इम्यूनिटी। फाइन, इम्यून सिस्टम की वजह से ऐसा था। क्यों था? क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कैसे एक्ट करता है, मैं इसके लिए आपको पूरा एक लेक्चर बताऊंगी इम्यूनिटी पे कि इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन से सेल्स हैं, कैसे वर्क करता है, ये हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने ये समझना है कि इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता है। इम्यून सिस्टम जो है हमारा, उसमें ऐसे सेल्स हैं जो फाइट करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शियस माइक्रोब्स। बट अगर फर्स्ट टाइम कोई माइक्रोब, इन्फेक्शियस माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, हमारी बॉडी में उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज नहीं बनी होती हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग फाइट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है इम्यून सिस्टम को हमारे। बट एक बार जब हमारे पास उसने रिमेंबर कर लिया, उसको अच्छे से याद कर लिया कि ये इन्फेक्शियस माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है, ओके, तो उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करेगा? मोर विगरसली। ओके, अगर एक बार आपको कोई प्रॉब्लम, जैसे स्मॉल पॉक्स एक बार जिनको हो गया था, जिन पेशेंट्स को, उन्होंने सर्वाइव किया, उनकी इम्यून सिस्टम ने वर्क किया, उनके माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट करके उनको क्योर कर दिया। ओके, अब फिर से अगर कभी स्मॉल पॉक्स का जो इन्फेक्शियस माइक्रोब है अगर वो उनकी बॉडी में एंटर करेगा, तो इम्यून सिस्टम के पास इतनी एनफ एंटीबॉडीज होंगी जो उससे इजीली फाइट कर सकती हैं और उसको इन्फेक्शन नहीं होने देगी उस पर्टिकुलर पर्सन को। फाइन, तो इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या करता है, हमें प्रिवेंट करता है फ्रॉम हैविंग एन डिजीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्लियर? कि हमारे पास ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं हमारी बॉडी में जो उसके अगेंस्ट फाइट करती हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम होने से बचाएंगी। ओके, तो इस वजह से जो हमारे पास अगर फिर से कोई प्रॉब्लम हो, सेम डिजीज अगर हो, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी को रिकवर करता है और ज्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा और हमें जल्दी से जल्दी ठीक कर देगा। ओके, आई होप बच्चे आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है, कोई चीज़ ऐसी है जो क्लियर नहीं हुई है, वो आप पूछ सकते हो। एंड बच्चे, इम्यूनिटी पे हम एक अलग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, क्या ऐसे कौन कौन से सेल्स हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।